कि आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA। अब जो MSA है वो हम करते क्यों है वो हमें पता होना चाहिए। इंडस्ट्री में दो नॉर्म है, एक रूल है। ये पहला रूल है प्रोड्यूसर रिस्क और दूसरा रिस्क है कंज्यूमर रिस्क। दो टाइप के रिस्क हैं। इनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट सिस्टम समझते हैं। तो अभी पहला जो रिस्क है प्रोड्यूसर रिस्क, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका कितना रिस्क आप एक्सेप्टेबल है कंडीशन में, वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। दूसरा रिस्क है कंज्यूमेबल रिस्क, जिसे बोलेंगे जिसको आप कंज्यूम कर रहा है, जो यूजर है, यूज करने वाला है। जैसे आपके केस में कस्टमर है, वो कस्टमर यूज करने वाला है तो उसका रिस्क कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में समझा जाता है। और मेजरमेंट सिस्टम जो एनालिसिस है वो टोटल मेरे 5 कोर टूल में एक कोर टूल है जिसे बोलते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। 5 कोर टूल में मेरा एक कोर टूल है जिसे AIAG ने ड्राइव किया हुआ है। अब AIAG क्या होती है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। ये 5 कोर टूल को ड्राइव करती है। AIAG का मतलब होता है ऑटोमोटिव, A का मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप क्या करती है? 5 कोर टूल ड्राइव किए हुए हैं जिसमें पहला है TUP, MSA, SPC, FME, ठीक है ना, और PPAP। 5 कोर टूल अलग अलग बने और ये सारे जो टूल है वो ऑटोमोटिव के लिए बने। तो उसमें एक कोर टूल है MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब अभी आपको क्या है ना, मेजरमेंट पता होना चाहिए, सिस्टम तो बात की थी। पहले मेजरमेंट क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मेजरमेंट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आर्टिफैक्ट है उसकी कंपैरिजन आप किसी से कर रहे हैं, तो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड को आप देख के उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी को आप मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट में केसेस में आपको मालूम होना चाहिए मेजरमेंट होता है क्या। तो मेजरमेंट का मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताया, किसी से भी कंपैरिजन कर लिया आपने स्टैंडर्ड से, उससे आप मेजरमेंट कर लिया तो आपका वो मेजर्ड हो गया। अब मेजर्ड वैल्यू और इसमें कुछ टर्म होते हैं, रेफरेंस वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वो सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की। प्रोड्यूसर रिस्क जो कि आपका इंडस्ट्री में 5% एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा कंज्यूमर 2%, इससे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अब MSA के कुछ फैक्टर हैं जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं। MSA में क्या क्या है? दो चीजें MSA में होती हैं जो MSA के 2 फैक्टर हैं। एक पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है टारगेट के कितने नियर हैं आप, और प्रिसीजन का मतलब है कि आपके जो डिसीजन है वो एक दूसरे से कितने नजदीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक्यूरेसी मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मेरा साइज है 10 ± 0.1, तो मेरा जो टारगेट है वो कितना है 10, ठीक है। लेकिन मैं जो मेरी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, मैं इसको जो मेजर कर रहा हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट से, कभी 10.02 आ रही है, कभी 10.03 आ रही है, कभी 9.99 आ रही है, कभी 10.05 आ रही है, तो ये इतना वेरी हो रहा है ना आपस मेरी खुद की रीडिंग में, जो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिसीजन में कंसिडर हो प्रिसीजन। लेकिन अगर मेरी 10 है तो मेरी टारगेट के नज़दीक है, मेरा 10.01 है, 9.99 है, तो ये आसपास में जो वैल्यू है तो ये सबको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी लोकेशन को पकड़ता है। एक्यूरेसी किसको देखता है? टारगेट को, लोकेशन। मैं एक क्लियर कर देता हूँ, एक ग्राफ से आपको समझाता हूँ। ये मेरा 9.9 है और ये मेरा 10.01 और ये 10, ये टारगेट, ठीक है। तो अब आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी का मतलब है आपकी सारी रीडिंग यही आनी चाहिए, तो ये हम बोलेंगे एक्यूरेसी। लेकिन अगर मेरी रीडिंग यहां आ रही है तो मैं ये बोलूंगा ये मेरा एक्यूरेसी नहीं है, ये मेरा प्रिसीजन है। आपस में तो बाउंडिंग है, रीडिंग है आपस में मैच कर रही है, लेकिन टारगेट से शिफ्ट है, दूर है, तो आप उसे कहेंगे प्रिसीजन। तो 2 तरह की एरर आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है MSA में। पहला बोलते हैं एक्यूरेसी, दूसरा बोलते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी को हम लोकेशन भी कहते हैं, लोकेशन एरर, और प्रिसीजन को कहते हैं विड्थ एरर।
प्रेसिजन एरर और विड्थ एरर एक ही चीज होती है। स्प्रेड एरर भी बोलते हैं इसको, कुछ कई नाम है इसके। कभी आपको पूछ मिलेगा कोई कि आप जानते हैं एमएसए आपने रीड किया, आप कहोगे हाँ, तो आपसे पूछेगा ठीक है लोकेशन एरर और प्रेसिजन एरर में डिफरेंस बताओ। कभी कहेगा कि आपको ठीक है लोकेशन एरर टू विड्थ एरर और स्प्रेड एरर में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे कंफ्यूजन वाले वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करने चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। लोकेशन एरर का मतलब एक्यूरेसी है और प्रेसिजन का मतलब विड्थ और स्प्रेड है। ठीक है, आपको मैंने क्लियर समझा दिया। बहुत से लोग ऐसे डायग्राम में समझाते हैं, ये देखा होगा आपने, कहीं वीडियो देखोगे ना तो आपको मिल जाए, उसमें ये डायग्राम बने होते हैं और इसके थ्रू समझाया जाता है कि आपका ये अगर आपका अचीव हो रही है मीटर वैल्यू तो ये क्या है एक्यूरेसी। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको साइड में अगर कहीं अचीव हो रही है तो वो आपका क्या है प्रेसिजन है। अभी प्रेसिजन और एक्यूरेसी आपने समझ लिया। अब कुछ ऐसे डिसीजन होंगे वो ना तो एक्यूरेट होंगे लेकिन प्रेसिजन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रेसिजन होंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ये जो केसेस है ये केसेस आपको समझाने के लिए क्लियर आपको मैं बता दूं। अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है ना, ए और ये बी, ये दो एप्रेजर बोले तो मेजर्ड जो आपका इंस्पेक्टर है जो चेक कर रहा है वो, अगर उसने एक ने क्या किया, एक की जो रीडिंग है सारी 10 के आसपास हुई, 10 के आसपास बोले तो 10.01, 9.99, फिर 10.01, फिर 9.99, 9.99, ऐसे उसने 5 रीडिंग ली, पाँचों पास में आई तो वो सारे क्या है ए है। लेकिन दूसरे ने जो रीडिंग ली उसकी आई है 10.02, 10.03, 10.03, 10.04, 10.02, ये सारी रीडिंग आई है लेकिन सब प्रेसिजन है, सब उसका क्या है टारगेट से दूर है लेकिन आपस में बहुत बॉन्डिंग, तो ये प्रेसिजन है। बहुतों का ऐसा होता है ना तो प्रेसिजन ही होता है ना एक्यूरेसी होता, वो दोनों ही बेकार है। जैसे कि मान लो एक रीडिंग यहाँ है, एक रीडिंग उसकी यहाँ आ रही, एक रीडिंग यहाँ आ रही, एक यहाँ आ रही, मतलब पूरा स्प्रेड फैल रहा है और ना तो टारगेट के नजदीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी एरर और प्रेसिजन एरर। अब एक्यूरेसी एरर को हम समझेंगे कैसे। एक्यूरेसी एरर को आगे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और मैं केवल एक्यूरेसी की बात करूं। एक्यूरेसी एरर, एक्यूरेसी एरर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बायस, दूसरा है लिनियरिटी और तीसरा है स्टेबिलिटी। ये 3 टाइप की एरर है, बायस एरर की, आपकी लिनियरिटी है और दूसरी स्टेबिलिटी। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी। इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायस की। बायस क्या है? बायस क्या होता है कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आप चाहे वर्नियर यूज कर रहे हो, चाहे माइक्रोमीटर या अदरवाइज अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो जो बायस ऑब्जर्व मेजर वैल्यू, ठीक है, इस चीज को एक बार समझ लो। रेफरेंस वैल्यू, तीसरा है ट्रू वैल्यू। ये वर्ड आपको बहुत रिपीटेड मिलेंगे पूरे एमएसए में। आपको ये क्लियर है, आपको कई वर्ड मिलेंगे। पहला मिलेगा ट्रू वैल्यू, फिर रेफरेंस वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। अब ऑब्जर्व मेजर वैल्यू, अभी तीनों के बारे में डिफरेंस आपको बता दूं। ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें नहीं पता, केवल ऊपर वाले को पता है, वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू बोले तो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ड्राइंग की वैल्यू। तो ड्राइंग में आपने लिख दिया 10 ± 0.1, ठीक है, रैंक दे दी। लेकिन 10 की बात करूं तो वो क्या है? ट्रू वैल्यू। लेकिन ट्रू वैल्यू हमें मिलती नहीं है क्योंकि हम किसी न किसी के रेफरेंस से चेक कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना रेफरेंस के चेक कर रहे हैं, आप किसी न किसी की हेल्प लेके चेक कर रहे हैं। तो जो गौरव को पता है वो ट्रू वैल्यू है। तो ये वर्ड तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि ये होता ही नहीं है इंडस्ट्री में, ये होता ही नहीं है। दूसरा वर्ड है रेफरेंस वैल्यू, ये होता है। रेफरेंस वैल्यू उसको बोलते हैं जो एक्सपर्ट मेजर करके कोई मास्टर सैंपल वैल्यू डिसाइड कर दिया और अच्छी कंडीशन में, जैसे कि टेम्परेचर बेटर हो, ह्यूमिडिटी भी सही हो, ठीक है, और वाइब्रेशन बिल्कुल ना हो, इन सब चीज़ों के बीच में जैसे कि बोलते हैं कि कैलिब्रेशन लैब के थ्रू चेक किया गया पार्ट, उसे बोलते हैं रेफरेंस वैल्यू। जैसे हमें क्या मास्टर दिए जाते हैं कि ये मास्टर,
ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर ये मास्टर मैंने बना दिया और मैं इसको अपने वर्नियर से चेक कर रहा हूँ और वो अगर मेरे मास्टर को रीडिंग को मास्टर से मैच कर रहा है तो ये मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट एकदम बराबर, ओके। लेकिन अगर वो मास्टर से अगर वेरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, ठीक है। तो उस एरर को आइडेंटिफाई हम किससे करते हैं? बायास। वही बायास ये कहता है, बायास क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन, बायास क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू एंड रेफरेंस वैल्यू, यही बायास। अगर मेरा मास्टर, ठीक है यार, रेफरेंस वैल्यू मैंने अपनी डिसाइड कर लिया कि 10.0 प्लस माइनस 0.1, इसकी लोअर लिमिट होगी आपकी 9.99 और 10.1, यही हुआ, ठीक है। अभी क्या है डिफरेंस है, मैंने बायास लिया, मैंने ना एक चार्ट बनाया, यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया और यहाँ रेफरेंस वैल्यू डाल दी और यहाँ पे एक लाइन में अपनी ऑब्जर्व वैल्यू डाल दी, ऑब्जर्व मेजर वैल्यू, ठीक है। सीरियल नंबर 1 मैंने 5 रीडिंग, रेफरेंस वाले ने उसकी रीडिंग बताई है 10, मैं बता रहा हूँ 10.01 सर, वो गलत है। दूसरी रीडिंग ली, इसकी 10 ही है और मेरी बता रही है 9। फिर दूसरी रीडिंग ली तो आया 10.02, फिर ली 9.98, ये रीडिंग आ रही है और अगली रीडिंग तो 9.98, ये 5 रीडिंग आई मेरे को। अभी आप देखोगे ये जो रीडिंग है आपकी 10 से कितना डिफरेंस है वो आपको बाजू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाजू में बोले तो यहाँ पे आपने लिख लिया एरर, और एरर देखूंगा तो कितना आएगा? 0.01 का, ये माइनस 0.01 का, ये प्लस में आएगा 0.02 का, ये माइनस 0.02 का, ठीक है। ये 0.01 का माइनस, तो ये एरर आपके आ रहा है। तो ये एरर बोलते हैं बायास। क्या बोलते हैं? बायास। अब बायास आपके इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है तो आपको एक्सेप्टेबल कंडीशन ही पता होनी चाहिए कि कितना एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो पहले तो आपको बायास क्लियर हो जाना चाहिए। ये बायास क्या होता है कि जो भी रेफरेंस वैल्यू है उससे आपका कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा काम करता है कैलिब्रेशन वाला। ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कौन करता है? कैलिब्रेशन। अगर इनहाउस अगर कैलिब्रेशन हो रहा है तो इनहाउस वाला बंदा करेगा कंपनी में, अगर बाहर से करवा रहे हो थर्ड पार्टी तो एजेंसी है जो भी अपने हायर की हुई है वो करेगी, वो ये बताएगी आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर कितनी है। दूसरा जस्ट मैं इसी के बारे में बात करता हूं, बायस के बाद लिनियरिटी के बारे में। लिनियरिटी, दूसरा फैक्टर लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या है? लिनियरिटी भी बायस ही, बस केवल फर्क इतना है कि ऑपरेटिंग रेंज विद बायस। ऑपरेटिंग रेंज बोले तो अभी आप वर्नियर से कोई डायमेंशन मीजर कर रहे हो 10 वाली या माइक्रोमीटर से कर रहे हो 10 वाली, तो आपको क्या है कि केवल एक लोकेशन पे आप मीजर कर रहे हो, एक लोकेशन पे जो एरर आती है उसे बायस बोलते हैं। लेकिन जब वही 4 लोकेशन की बात करने लगूँ या पूरी ऑपरेटिंग रेंज की बात करूँ, मेरा वर्नियर जो होता है 1 से 50 का, 1 से 150 का होता है, 200 का भी होता है, 300 का भी होता है, तो जो उसकी रेंज है मिनिमम से लेके मैक्सिमम मेजरमेंट की, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग रेंज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रेंज। तो लिनियरिटी क्या करती है? लिनियरिटी कहती है डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू विद ऑपरेटिंग रेंज। ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है। जब लिनियरिटी अभी हम बात कर रहे थे केवल एक लोकेशन की, अब हम बात कर रहे हैं अगर आपने वर्नियर ले लिया, वर्नियर में हमने 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm ये स्केल ले लिए और यहाँ पे हमने जब वेरीफाई किया तो यहाँ आया 10.01, यहाँ आया 10.02, यहाँ आया 10.05, यहाँ आया 9.98, यहाँ आया 10.03। तो हर एक रेंज पे आप देख रहे हो वेरी कर रहा है, वो आपका बायस। क्या है ये? बायस एरर। हर एक रेंज पे, 10 की रेंज पे अलग है, ये रेंज है 10 की रेंज पे इतना, 20 की रेंज पे इतना, 30 की रेंज पे। अगर मैं केवल एक की बात कर रहा होता तो मेरा क्या हो जाता? वो बायस हो जाता। लेकिन अब मैं अलग अलग रेंज की बात कर रहा हूँ तो होता है लिनियरिटी। अभी लिनियरिटी
क्या होता है जब भी हम ये सारी चीजें कैलिब्रेशन के थ्रू सच होती हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का बायास कितना है, उसकी लीनियरिटी कितनी है। लीनियरिटी से एक चीज फायदा होती है, लोग मोस्टली ध्यान नहीं देते। क्या होता है कि अगर मुझे पता है मेरे इंस्ट्रूमेंट में बायास है प्लस में 10 माइक्रोन बायास है, 0.01 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी रीडिंग आ रही होगी उसमें 10 ऐड कर दूंगा, 10 माइक्रोन ऐड कर दूंगा। अगर कम आ रहा होगा तो उसमें क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो मैं दोनों तरफ सेटिंग करूंगा। तो ये सब चीजें मैं बायास को मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे पता हो मेरे इंस्ट्रूमेंट का बायास कितना है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कैलिब्रेटेड है तो उसे अटेम्प्ट किया गया है तो उसमें कोई बायास है क्या। अगर बायास भी है तो किस रेंज पे बायास है, 10 पे है, 20 पे है, 30 पे है, तो मैं उस रीडिंग को केवल ध्यान रखूंगा। अभी क्या है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आपको उसकी ऑपरेटिंग रेंज पता होती है, कैलिब्रेशन वाले को नहीं पता होता। आपने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, कैलिब्रेशन वाले ने ले लिया, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि आपकी ऑपरेटिंग रेंज क्या है तो वो क्या करेगा, अपनी तरह से ही चेक करेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है 1 से लेके अगर 150 तक का है तो बायास कितने चेक करेगा, 10 में करेगा, 20 में करेगा, नहीं, 10 के बाद सीधा करेगा 50 में, फिर 100 में, फिर 150 में, ये 4 ही जगह बायास चेक करेगा, इसी रेंज पे करेगा। और आपका इंस्ट्रूमेंट आपको ही पता नहीं तो कौन पता करेगा। अभी मैं अगर कोई मैं वर्नियर से चेक करता हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं मिनिमम रीडिंग क्या लेता हूँ। आपकी मिनिमम रीडिंग क्या रहती है आप बताओ ना, मुश्किल से याद दे दें कितनी, 10, 12, 15, 18 यही रहती होगी। कोई 150 mm वाली तो कोई होगी नहीं। तो आपको रेंज मालूम होना चाहिए। मतलब मैं यूज करता हूँ 10 से लेके 50 तक, इतना यूज करता हूँ, इससे ज्यादा यूज नहीं कर रहा मैं 50 mm से। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब वो कैलिब्रेशन के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट दूंगा एजेंसी को, तो मैं उसे डिक्लेयर कर दूंगा कि सर मैं इसको ऑपरेटिंग रेंज कितनी है, 10 से 50, 10 से 50, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग मेरी 10 से 50 है तो मुझसे बोलो मेरे को 10 से 50 के बीच में करके दो, पूरे इंस्ट्रूमेंट में मुझे नहीं चाहिए लीनियरिटी, पूरे इंस्ट्रूमेंट में मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 10 में चेक करवाऊंगा, 20 में करवाऊंगा, 30 में करवाऊंगा, 40 में करवाऊंगा, 50 में करवाऊंगा, ये रेंज में करवाऊंगा। उससे मेरे को फायदा होगा। उससे क्या फायदा होगा, जो इतने 100 में की 150 में की जितने मैं यूज ही नहीं कर पा रहा, मेरे लिए यूटिलाइज ही नहीं है, बेकार ही है ना। मेरे लिए बेनिफिट कब है, 10, मैं मोस्टली रीडिंग इन दोनों के बीच में लेता हूँ। तो मैं और कहूंगा उससे मैंने तो 20 से 30 के बीच में इस्तेमाल करता हूँ, तो आप काम करो 20 में करो, 25 में करो, और उसके बाद 30 में करो और 35 में करो, ये करो, ये रेंज और होगी। आप जितना ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड कौन करेगा, यूजर करेगा। आपको बताना पड़ेगा मेरी ऑपरेटिंग रेंज इतनी है। ऑपरेटिंग रेंज का मतलब समझ में आया, जो मैं यूज कर रहा हूँ जिस इक्विपमेंट को, उसकी रेंज आपको डिसाइड करनी है। अगर मैं उसको यूज नहीं कर रहा 100 पे 150 पे, तो मैं क्यों उसे मेजरमेंट कर पाऊँ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, मेरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट छूट जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास जो मुझे एरर यहाँ पकड़नी चाहिए थी वहाँ वो पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो लीनियर का मतलब यही है कि आपको पूरी ऑपरेटिंग रेंज में आपको मालूम होना चाहिए, और ऑपरेटिंग पूरी ना होगी कि आपकी जो वर्किंग ऑपरेटिंग रेंज है उसमें तो 100% पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लीनियरिटी, ठीक है। अगर मैं उससे 10 से और 50 के बीच में करवा लूँ और हर एक की रेंज मेरी 0.01 ही आए हर एक में, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसे में हर एक में यही आए तो मैं क्या करूँगा, मेरे को मालूम पड़ गया ना मेरा इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है, 0.01 ही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी रीडिंग होगी मैं यूज कर सकता हूँ। उसमें क्या करूँगा, 0.01 एडजस्ट करूँगा। तो ये एडजस्टेबल आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आप उसकी लीनियर वैल्यू पता कर लो, उसकी बायात पता कर लो। वो ऑपरेटिंग रेंज पर अगर आपको पता चल गई तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को उससे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और ये यूजर से ज़्यादा कोई नहीं जानता ऑपरेटिंग रेंज, थर्ड पार्टी को नहीं पता। आप जिसको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो उसको नहीं पता, आप डिसाइड कर रहे हो, आपको मालूम है, आप यूजर हो, ठीक है ना। तो ये होता है लीनियरिटी। अब तीसरे की बात करते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी आपका क्या है, ये भी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व मेजर वैल्यू। आपने देखा ये मेजर वैल्यू की कितनी डिमांड है, ऑब्जर्व मेजर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व मेजर वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
स्टेबिलिटी क्या कहती है कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, सुबह का टाइम का, दोपहर के टाइम का, शाम के टाइम का, रात के टाइम का, मतलब अलग अलग टाइम का मुझे क्या चाहिए, बायास। क्योंकि सुबह का टेम्परेचर कुछ और, ह्यूमिडिटी कुछ और, उस टाइम में कितना आ रहा है, दोपहर में कितना आ रहा है, शाम को कितना आ रहा है, रात में कितना आ रहा है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात करूंगा तो वो मेरी क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो ये 3 एरर है, तीनों एरर जो होती है मेरी, तीनों एरर किससे सही होती है, कैलिब्रेशन से। किससे ठीक होती है, कैलिब्रेशन। एक्यूरेसी एरर किससे सही होगी, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन से क्या सही करेंगे, पहला बायस, दूसरा लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और तीसरा स्टेबिलिटी। क्लियर है, ये तीनों कैलिब्रेशन से ठीक होगा। लेकिन कैलिब्रेशन वाले को इंफॉर्मेशन कौन देगा, यूजर। यूजर को यूज करना आना चाहिए, आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्ट है तो आप ही बताओगे ना कि बायस कितना एक्सेप्टेबल है। क्लियर है, तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी, कैलिब्रेशन। अगला है इसका कैलिब्रेशन के बाद, एक्यूरेसी के बाद हम बात करते हैं प्रेसिजन। किसकी, प्रेसिजन। प्रेसिजन में 2 चीजें आती हैं। नंबर 1 रिपीटेबिलिटी, नंबर 2 रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये 2 एरर प्रेसिजन एरर, ठीक है। ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, इसमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है एक ही इंस्ट्रूमेंट को, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को, एक ही एवरेजर बार बार चेक करें और उसमें डिफरेंस आता है तो वो रिपीटेबिलिटी एरर में काउंट होगा। क्लियर है, क्या एक ही सैंपल, एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही एवरेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में क्या है, मेजर करता है, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होगा, रिपीटेबिलिटी। और रिपीटेबिलिटी में केस अलग है। रिपीटेबिलिटी में सेम पार्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और सेम मेथड, बट एवरेजर डिफरेंस है। चेक करने वाले 10 हो गए, अलग अलग हो गए। फिर जो एरर आ रही है वो क्या आएगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। एक ही सैंपल हो, एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, एक ही एवरेजर हो, जब वो बार बार रीडिंग ले रहा है तो डिफरेंस वो अगर आ रहा है तो उसे रिपीटेबिलिटी में काउंट करेंगे। लेकिन अगर एक को हटा के अगर हमने कई एवरेजर लगा दिए उसी में और फिर और डिसीजन अलग अलग आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी को हम काउंट करते हैं ईवी से। ईवी बोले तो इंक्रीमेंट वेरिएशन, और एवी एवरेजर वेरिएशन। इसके लिए हम निकालते हैं GR&R, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्या निकालते हैं, GR&R। GR&R काउंट करने के लिए आपको ए भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए, तो आप GR&R निकाल लेंगे। GR&R का सीधा फॉर्मूला होता है EV स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रूट बराबर GR&R। अब बता रहा हूं, अभी आपने GR&R रीड कर लिया, ये 10 से 30% आपने देख लिया एक्सेप्टेबल कंडीशन में, मार्जिनल, और 10% है तो और बेस्ट है, ठीक है। अभी एक चीज और है, एनडीसी। एनडीसी की जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है 5, कहीं कहीं 4 भी होती है, लेकिन मिनिमम 5 ये तो चाहिए चाहिए, ठीक है। एनडीसी का फॉर्मूला सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, 1.41 इंटू पीवी डिवाइडेड बाई GR&R, एनडीसी, ये फॉर्मूला। ये इसलिए लगाया गया है कि आपका अगर R&R भी सही आ रहा है, 10% में आ रहा है, उसके बाद भी अगर आपका रिजेक्शन बढ़ रहा है तो वो एनडीसी आपको क्लियर करेगा। एनडीसी आप निकालोगे, अगर वो 4 से या 5 के आसपास आती है तो ठीक है, अगर उससे वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया है पार्ट का वो गलत है। वो सही करने के लिए आपको एनडीसी चेक करनी पड़ेगी। अब ये सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या होता है पार्ट का,
पार्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि दो चीजें पकड़ता है एनटीसी। पहला आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल पार्ट पकड़ेगा, आपने सिलेक्शन कैसे लिया पार्ट का। दूसरा आपके इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी पकड़ेगा, कैपेबिलिटी, ये दोनों चीजें चेक करता है एनटीसी। एनटीसी ये कहता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ये क्लियर करती है कि आप जिस पार्ट को चेक करने जा रहे हो, जिस पार्ट को, उस पार्ट को पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है या नहीं है। मतलब बड़ा आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिया जो उसका फुलफिल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा, आपको बता ही नहीं पा रहा होगा रीडिंग, तो आपको उस एनटीसी आपकी हमेशा वैल्यू आएगी। तो एनटीसी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जब भी सैंपल लें एमएससी के लिए तो बॉर्डर वाले सैंपल लें। जैसे क्राइटेरिया सिंपल है, 25% ओके, 25% बॉर्डर, 25% लोअर बॉर्डर, 25% अपर बॉर्डर और 25% आउट ऑफ बॉर्डर, लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर, इन सबको मिला के सैंपल लें तो आपका एनटीसी क्या है, प्लस में आएगा। और जब ये सैंपल लेंगे उसके बाद फिर आप जीआर बनाएंगे। लोग क्या करते हैं कि केवल टॉलरेंस लेके जीआर की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्सेल में, एमएसए वो तो बढ़िया आ जाता है, जीआर आ गया 10% वैल्यू में, लेकिन एनटीसी भाग जाता है बाहर। क्योंकि एनटीसी को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एनटीसी उस चीज को पकड़ के रखता है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए, पूरी रेंज कवर होनी चाहिए। जैसे कि आपने 10.01, 10.05, 10.06, अगर आपने 10 प्लस माइनस 0.1 लिया हुआ है तो ये आपका क्या है, 10 में पॉइंट है तो ये आपका 9.90 और ये हो गया 10.1, ये हो गया ना। लेकिन आपको जो सिलेक्शन करना है वो आपको करना है 9.9 का नहीं लेना, 9.78 भी लेना है, 9.88 भी लेना है। अगर आप इसकी बात करेंगे 10 की तो आपको फिर 10.05 भी लेना है, 10.06 भी लेना है, आपको पूरी रेंज कवर करनी है, ठीक है ना। तो ये पूरी रेंज आप कवर करोगे तभी आपका एनटीसी बेटर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, अगला एट्रीब्यूट स्टडी की, ये चैप्टर आपको यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।